तो दोस्तों आगे बात करते हैं हम लोग और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे इस लेक्चर में। आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। तो देखो, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि हमारी इकॉनमी का जो गोल था, शुरुआती दिनों में हमने ये डिसाइड करा कि मिक्स्ड इकॉनमी मॉडल तो हमारे देश में है, रहेगा। हम प्राइवेट सेक्टर को इग्नोर नहीं कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं है कि मिक्स्ड इकॉनमी मॉडल में कैपिटलिस्ट सिस्टम को बिल्कुल दबा कर रख रहे हैं। हम धीरे धीरे कर कर उसको लेकर आएंगे। जैसे ही समाज में जो असमानताएं हैं पैसे को लेकर, या फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्सेसिंग रिसोर्सेज, वो अमीर और गरीब का जो फासला है जब वो कम होने लगेगा, हम धीरे धीरे करके प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहन देंगे और उसको उठाएंगे। तो इन अकॉर्डेंस विद द गोल ऑफ द स्टेट, कि स्टेट कंट्रोल करेगा, यानी कि पब्लिक सेक्टर कंट्रोल करेगा कमांडिंग हेड्स ऑफ द इकॉनमी को, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आता है 1956, इसको अडॉप्ट करा गया। ठीक है, ये जो रेजोल्यूशन है, इट फॉर्म द बेसिस ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान, जिसका मकसद ये था कि एक बेसिस बनाना, एक नींव रखना फॉर अ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। इस रेजोल्यूशन ने इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करा। ये कैटेगराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। पहली कैटेगरी के अंदर, इसको हम मार्क कर देते हैं, पहली कैटेगरी के अंदर वो इंडस्ट्रीज रखी गई विच वुड बी एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। अब ध्यान से देखना इस चीज को। पहली कैटेगरी के अंदर 100% जो ओनरशिप है वो किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, दूसरी कैटेगरी को देखते हैं। सेकंड कैटेगरी में वो इंडस्ट्रीज रखी गई जहां पर प्राइवेट सेक्टर जो है, इट कुड सप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर। यानी कि यहां पर सब कुछ अगेन, ये जो सेकंड कैटेगरी है, सब कुछ अगेन यहां पर गवर्नमेंट के पास ही है, गवर्नमेंट सेक्टर के पास ही है। प्राइवेट सेक्टर बस एग्जिस्ट करेगा एज हेल्पर ऑफ पब्लिक सेक्टर, एक हेल्पर की तरह। यहां पे लिखा हुआ है प्राइवेट सेक्टर अगर चाहे तो इट कुड सप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर। लेकिन मैंने यहां पर 100% दोबारा से गवर्नमेंट वाली बात क्यों लिखी? आगे लाइन पढ़ो। विद गवर्नमेंट टेकिंग द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टार्टिंग न्यू यूनिट्स। अगर कोई भी नई यूनिट से स्टार्ट करनी है, यानी कि कोई भी नई फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज वगैरह स्टैब्लिश अगर होनी है, फैक्ट्रीज, फर्म्स, किसी भी तरह की इंडस्ट्रीज, इसके लिए डिसीजन मेकिंग का जो काम होगा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये गवर्नमेंट ही लेगी। तीसरी कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी जो थी, उसके अंदर बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज बच गई हैं वो दे दी गई प्राइवेट सेक्टर को, कि यस, वहां पर प्राइवेट सेक्टर डिसीजन मेकिंग कर सकता है। वो प्राइवेट सेक्टर के डोमेन में आती है, वहां पर गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होगी। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या उन इंडस्ट्रीज को जिसको थर्ड कैटेगरी में रखा जा रहा है कि हाँ प्राइवेट सेक्टर मतलब आराम से इसको ऑपरेट कर सकते हैं, सरकार इसमें कुछ वो नहीं करेगी, बीच में निगरानी नहीं रखेगी। सवाल ये है कि इनको ओपन करना भी इतना आसान था क्या? क्या प्राइवेट लोग ऐसी इंडस्ट्रीज को खोल सकते हैं बहुत आसानी से? तो वो अभी आप देखोगे आगे। ऑल्दो देयर वॉज अ कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज लेफ्ट टू द प्राइवेट सेक्टर, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर, ये जो मैंने पिंक कलर से मार्क करा है, थर्ड कैटेगरी। एक कैटेगरी बनाई गई जिसमें प्रॉपर तरीके से ये बोला गया कि प्राइवेट सेक्टर जो है
रिमेनिंग इंडस्ट्रीज उसके हाथ में है। तो सेक्टर वॉज केप्ट अंडर स्टेट कंट्रोल थ्रू ए सिस्टम ऑफ लाइसेंसेस, यानी कि ये सेक्टर भी, ये जो लिखना कि बची कुछ इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर में आ जाएंगी, लेकिन इट वॉज केप्ट अंडर स्टेट कंट्रोल थ्रू सिस्टम ऑफ लाइसेंसेस, यानी कि किसी को भी अगर इंडस्ट्रीज अगर खोलनी है, फर्म खोलनी है, फैक्ट्री खोलनी है, उसको लाइसेंस चाहिए पड़ेगा। और ये चीज़ मुझे आपको बताने की नीड तो नहीं है, सरकारी लाइसेंस पाना आसान होता है कि मुश्किल होता है? चाहे कोई सा भी ज़माना आप इमेजिन कर लो, आज़ादी के बाद से लेकर आज तक का ज़माना 2024 तक का, है ना? मुश्किल होता है। सरकारी काम इतने आसान तरीके से होते हैं क्या? और अगर हम चाहे इस ज़माने में ये चीज़ एक्सेप्ट करें चाहे ना करें, किताबों में तो हर चीज़ लिखी नहीं रहती है। बिना पैसे खिलाए काम होता होगा क्या लाइसेंस मिलने का? बताओ। इतनी आसानी से मिल जाता होगा कि किसी ने एक प्रपोजल दिया और उसको बेसिकली लाइसेंस मिल गया, है ना? नो न्यू इंडस्ट्री, लाइन पे फोकस करना, नो न्यू इंडस्ट्री वॉज अलाउड अनलेस लाइसेंस ऑब्टेन करा जाए उन इंडस्ट्रीज के द्वारा, उन फॉर्म ओनर्स के द्वारा फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो लाइसेंस मिल किसको जाएगा आसानी से? किसी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सरकार ने बोला हाँ जी बिल्कुल मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है, हम आपको लाइसेंस देंगे। अगर आप बैकवर्ड रीजन्स में एग्री कर जाते हो कि हम इंडस्ट्री खोलेंगे बैकवर्ड रीजन्स में, अगर आप वहां पर इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए तैयार हो कि वहां के लोगों को रोजगार मिले, हम आपको लाइसेंस दे देंगे, हम आपको सब्सिडी भी देंगे, बिजली भी आपके लिए बेसिकली उसके रेट कम करवाएंगे और टैक्स में भी कंसेशन देंगे आपको। इट वॉज वेरी इजियर टू ऑब्टेन अ लाइसेंस। अगर एक फर्म या इंडस्ट्री का मालिक इस चीज़ को अगर एग्री कर जाए कि हम अपनी इंडस्ट्रियल यूनिट को स्टैब्लिश कर रहे हैं इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया में। अब मुझे एक बात बताना, इंडस्ट्री क्या कहीं भी खोल ली जाती है कि एरिया सस्ता हो? अगर ऐसा है तो हम कौड़ियों के दाम पर इंडस्ट्रीज क्यों नहीं खोल लेते हैं? झारखंड या फिर छत्तीसगढ़ के जंगलों के आसपास, या फिर कोई ऐसी जमीन, बिहार का कोई गांव हो, मध्य प्रदेश का कोई गांव हो, यूपी का कोई गांव हो जहां पर हद से ज़्यादा अंडर डेवलपमेंट हो, हम वहां अपनी इंडस्ट्री क्यों नहीं खोल लेते? हमें तो बिजली पानी वगैरह सबके खर्चे में राहत मिलेगी और लेबर किसी भी रेट पर काम करने को मान जाएगी। इंडस्ट्रीज या प्राइवेट धंधा काम ऐसे नहीं चलता। यहाँ पर थोड़ा सा इससे ये प्रतीत नहीं हो रहा है श्रेया कि सरकार बहुत इमेच्योर है या फिर वो जानती नहीं है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होता कैसे? आप बैकवर्ड रीजन्स में खोलने के लिए इंडस्ट्रीज को कह रहे हो, इंडस्ट्रीज का खोलना डिपेंड करता है श्रेया इस बात पे कि आपके पास जो रॉ मटेरियल है वो कितनी दूर है। आयरन और स्टील इंडस्ट्री श्रेया हमने पढ़ा भी था मॉडर्न इंडस्ट्रीज में, वहां खोली जाती हैं जहां पर जो आयरन और के रिजर्व्स हो वो पास हो, राइट? ऐसा नहीं होगा कि आयरन और मिल रहा है कन्याकुमारी में, बंदा इंडस्ट्री खोल के बैठा है कश्मीर में। बंदे को अपनी हर कॉस्ट बचानी कि नहीं बचानी है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और प्रोसेसिंग कॉस्ट, हर चीज की कॉस्ट। तो अब मुझे क्या बताओ, जब यहां पर इंडस्ट्रीज को खोलने, प्राइवेट इंडस्ट्रीज को ओपन करने की या फिर प्राइवेट इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन के तौर पर जो लॉलीपॉप दिखाई जा रही है और उसमें लाइसेंस की बात करी जा रही है, चलो लाइसेंस पाना बहुत टफ है, लेकिन ये बोला जा रहा है हाँ वो आपके लिए इजी कर दिया जाएगा अगर आप एग्री कर जाओ कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया में अगर आप अपनी इंडस्ट्री खोल रहे हो। कोई भी इनकरेज होगा? बताओ इंडस्ट्रीज खोलने के लिए। बात हमेशा, हाँ, बात हमेशा सिर्फ लेबर चीप होने की नहीं होती है। अगर ऐसा है श्रेया, एमएनसीज क्या पागल हैं? 3-3 लाख रुपए मतलब महीने की सैलरी, करोड़ों रुपए का पैकेज जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को देती हैं। किसी को भी नहीं उठा लिया वो ऐसे रोड से काम करने के लिए। उनको तो अपनी कॉस्ट कटिंग करनी है कैसे भी करके, उनको तो पैसा बचेगा। हर इंडस्ट्री में एक अलग प्रकार के स्किल्ड लेबरर्स की आवश्यकता होती है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया में आपको हर तरह की स्किल्ड लेबर जो कि आपको चाहिए है, जरूरी आपको मिल पाएंगे क्या? 90% केसेस के अंदर मिल पाएंगे क्या जिस तरीके की लेबर आपको चाहिए? वो रॉ मटेरियल मिल पाएगा वहां पर आपको? आपकी यहां पर एडिशनल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं आएगी क्या? और मान लो यहां पर इंडस्ट्री सेटअप हो गई, सारी चीजें आपके फेवर में जा रही हैं, डिमांड क्रिएट होगी ऐसे आसपास के रीजन में,
अब बंदे ने अगर गुड्स या सर्विसेज क्रिएट कर लिए, गुड्स को मान लो एक इंडस्ट्रियल यूनिट ने बड़े सारे गुड्स यहाँ पर प्रोड्यूस कर लिए हैं, तो वो बेचने क्या मतलब वो रेडी लेकर निकलेगा वो कि जाओ शहर शहर जाओ और उसको बेच कर आओ यहाँ से। तो अगेन ये जो थर्ड कैटेगरी वाली जो चीज़ है, जहां पर आप देख रहे हो कि रिमेनिंग इंडस्ट्रीज विच वर टू बी इन द प्राइवेट सेक्टर, ये भी एक तरीके से लाइसेंस होने की वजह से, इसको भी आप ये कह सकते हो 100% इसका भी कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में ही था। तो कुल मिलाकर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में आपको कहीं पर भी प्राइवेटाइजेशन का स्कोप देखने को मिल रहा है क्या? 100% कमांडिंग हेड्स ऑफ द इकोनॉमी किसके हाथ में देखने को मिल रही है? थर्ड कैटेगरी को आप सिर्फ थ्योरेटिकली ये कह सकते हो कि ये प्राइवेट सेक्टर वॉज अलाउड, लेकिन कहां पर है प्राइवेट सेक्टर? बताओ कौन सी कैटेगरी में? तीन ही कैटेगरी थी बस, इसके अंदर कहां पर दिख रहा है प्राइवेट सेक्टर आपको? बताओ, कहीं भी नहीं है ना। इनकरेजिंग माहौल है कि डिस्करेजिंग माहौल है यहां पर इस जमाने में प्राइवेटाइजेशन के लिए, प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए? डिस्करेजिंग है ना। तो इन एडिशन सच यूनिट्स वर गिवन सर्टेन कंसेशंस सच एज टैक्स बेनिफिट, कि अगर वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स में अपनी इंडस्ट्रीज को खोलने के लिए मान जाते हैं, और उनको ये भी बोला गया कि बिजली के रेट कम कर दिए जाएंगे आपके लिए। तो पर्पस ऑफ दिस पॉलिसी वॉज टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी। कि यहां पर अगर इंडस्ट्री सेटअप होंगी बैकवर्ड रीजन में तो यहाँ के लोगों को रोजगार वगैरह मिलेगा, जिसकी वजह से वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा सकेंगे और रीजनल जो इक्वालिटी है वो बढ़ेगी और रीजनल इनइक्वालिटीज कम होंगी। हाँ हाँ, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, वो आउटसोर्सिंग बाद में आएगा, वो एलपीजी रिफॉर्म्स के पार्ट है वो। तो दिक्कत ये थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रमोशन में, इवन जो एक एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, मतलब जो इंडस्ट्री तो एग्जिस्ट कर भी रही थी, जिन्होंने एक ना एक पर्टिकुलर टाइम पर अपने आप को कैसे ना कैसे करके स्टैब्लिश कर लिया था, लेकिन जब ये आईपीआर 1956 आता है तो इवन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को एक फरमान जारी करा गया कि आपको भी लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा फॉर एक्सपेंडिंग आउटपुट या फिर प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई करने के लिए, न्यू वैरायटी ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। अगर आपको ये करना है तो आपको उसके लिए भी लाइसेंस चाहिए पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन ऑर्डर टू दिस वॉज मेंट टू इंश्योर दैट क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो प्रोड्यूस करे जा रहे हैं वो उससे ज़्यादा ना हो जाए कि इकोनॉमी को रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है। अब मुझे क्या बताओ, सरकार बोल रही है कि हम ये काम इसलिए कर रहे हैं ताकि ज़्यादा सप्लाई ना हो जाए डिमांड से ज़्यादा, लेकिन एग्जैक्ट डिमांड या एग्जैक्ट सप्लाई को इकोनॉमी के अंदर आज तक कोई पता कर सका है? नहीं ना। तो इवन अगर मतलब आप सोच के देखो माहौल कितना डिस्करेजिंग है, इवन अगर इनको अपने कुछ यूनिट्स की आउटपुट अगर बढ़ानी है इंडस्ट्रीज को, उन आउटपुट्स को इंक्रीज करने के लिए दे नीड लाइसेंस, दे नीड परमिशन। तो लाइसेंस टू एक्सपेंड आउटपुट या फिर प्रोडक्शन इट वॉज गिवन ओनली अगर गवर्नमेंट को आप कन्विंस कर सको, सरकार को अगर आप कन्विंस कर सको कि इकोनॉमी को लार्जर क्वांटिटी ऑफ गुड्स की रिक्वायरमेंट है। और मुझे एक बात बताना, जब ये लिखा हुआ है, जब ये लाइन लिखी हुई है ओनली इफ द गवर्नमेंट वॉज कन्विंस्ड, ये करना आसान है? किससे मिलोगे, किससे बात करोगे जाकर, और किससे परमिशन लेकर आओगे? कोई पता लगा सकता है? और मुझे एक बात बताओ, अगर श्रेया इंडस्ट्रीज अगर इस जमाने में यही सब करते रह जाएंगे तो वो अपनी इंडस्ट्रीज पर फोकस कब करेंगे, आउटपुट पर कब फोकस करेंगे? अब मैं आपको एक अच्छी चीज बताता हूं जो आपके दिमाग को खोलेगा एक एनालिसिस। ये रीजन था कि इस जमाने में एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि अगर 70% पॉपुलेशन अगर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अगर एंगेज है ना, तो ये लाइसेंसिंग पॉलिसी की वजह से ये आने वाले सालों के अंदर आपको 75, 80, 85, 90% देखने को मिलेगी, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट थे या फिर कनेक्टेड थे एग्रीकल्चर सेक्टर से। ये हालत थी भारत की आबादी की इस जमाने में इस लाइसेंसिंग की वजह से। और उसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइसेंस परमिट कोटा राज सिस्टम। यहां पर एक वर्ड आएगा वैसे,
लाइसेंस परमिट कोटा राज सिस्टम, यहाँ पर एक वर्ड तो था, इसी में कहीं है, आई थिंक बोल्ड करके नहीं दे रखा है तो दिख नहीं रहा। अभी मिल जाएगा, अभी आपको धीरे आगे चलते हैं। तो इसको लाइसेंस परमिट कोटा राज सिस्टम क्यों कहते हैं, यहाँ पर ये दे रखा है, परमिट लाइसेंस राज या फिर लाइसेंस परमिट कोटा राज सिस्टम। आप इसका अगर पूरा नाम जानना चाहो तो उसको ये कहते हैं। ये कोई सिस्टम नहीं, मतलब ये एक तरीके से टॉन्ट है, मतलब ठीक है। ये जो वर्ड है ना परमिट लाइसेंस राज या फिर लाइसेंस परमिट कोटा राज सिस्टम, इंडस्ट्रीज को ओपन करने के लिए या आपको अगर अपनी आउटपुट बढ़ानी है तो उसके लिए यू नीड लाइसेंस परमिट। और एक हद से ज़्यादा माल अगर आप जो प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो उसको हम लोग कहते हैं कोटा राज। ठीक है, यानी कि आपके प्रोडक्शन के ऊपर एक अपर सीलिंग लगी हुई है और आपको इंडस्ट्रीज़ को, अगर आपकी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है तो भी आपको लाइसेंस चाहिए उसको एक्सपेंड करने के लिए अपनी प्रोडक्शन को, और नई इंडस्ट्री अगर आपको खोली तो उसके लिए लाइसेंस चाहिए। लाइसेंस मिल जाएगा अगर आप बैकवर्ड रीजन में अगर इंडस्ट्री ओपन करने के लिए अगर आप एग्री कर रहे हो तो। ठीक है, फिर बात करते हैं हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की। 1955 में, साल 1955 में विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी एक बनी थी हमारे देश में, जिसको हम लोग कहते हैं विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाई गई थी। इसके लिए कमेटी थी, कमेटी का नाम था कार्वे कमेटी। तो कार्वे कमेटी ने बेसिकली ये फाइंड आउट करा कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है ऑफ यूजिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फॉर प्रमोटिंग रूरल डेवलपमेंट। क्या हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को यूज कर सकते हैं क्या रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। तो सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होता क्या है। मतलब देखो, ये कमेटी को बनाने का पर्पस आप देखो, जैसे आईपीआर ने तो अगले साल ही, जैसे 1955 में कार्वे कमेटी बनी, अब कमेटी को थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, मतलब ये सब स्टडी करने में, सरकार को सजेशन देने में, उसके बाद प्रॉपर रिपोर्ट देने में। लेकिन जब आईपीआर जब आता है, अगर आप इस साल से कार्वे कमेटी के गठन से लेकर इस साल को देखो, जब आईपीआर आया, आईपीआर में तो भाई देखने को लग रहा है कि सरकार ये ज़रूर बोल रही है कि हम रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट करना चाहते हैं, इस वजह से हम लोग उन इंडस्ट्रीज़ को आराम से लाइसेंस दे देंगे जो बैकवर्ड रीजन पर अपनी इंडस्ट्रीज़ खोलने को मान जाए, हम उनको टैक्स बेनिफिट भी देंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी कम रेट पर पहुंचाएंगे। लेकिन फिर भी उससे वो माहौल पैदा नहीं हो रहा ना। ठीक है, तो ये देखा गया कि एक स्मॉल स्केल, मतलब विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी बनाई गई, कार्वे कमेटी। उसने देखा कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रोत्साहन दें तो उससे रूरल डेवलपमेंट हो जाए, ये रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करने में हेल्पिंग हैंड दे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती क्या थी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की डेफिनेशन ना ज़माने टू ज़माने चेंज होती रहती है, डिपेंडिंग अपॉन के इकोनॉमी में क्या चीज़ें कितनी महंगी चल रही है, कितनी सस्ती चल रही हैं। ठीक है, और कितने करोड़ का बजट आउटलेट है इंडस्ट्रीज़ के लिए, और इंडस्ट्रीज़ अपने आप को सेटअप जो है कितने पैसों के साथ कर लेती हैं, कितने पैसों के साथ टिका लेती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो देखो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती क्या है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है, इट इज़ डिफाइंड विद रेफरेंस टू मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द एसेट्स ऑफ अ यूनिट। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड विद रेफरेंस टू मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द एसेट्स ऑफ अ यूनिट। यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डिफाइन ऐसा करा जाता है कि उसके बाद मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट कितनी है। ठीक है, अब ये जैसा कि मैंने आपको बताया, ये लिमिट जो है वो चेंज होती रहती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे वक्त और ज़माना बदलता जाता है। अब जो डेफिनेशन हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए कि ये कितने पैसों में सेटअप होती है, जो हम यूज़ करते थे 1950 में, वो हम 2024 में तो यूज़ नहीं करेंगे। खैर, बात करते हैं पहले हम 1950 की। 1950 के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट, या फिर सिंपल भाषा में अगर आप कहो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किसको माना जाता था, जिसकी इन्वेस्टमेंट, जिस इंडस्ट्री की इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम है 5 लाख रुपए की।
मैक्सिमम 5 लाख रुपए की। एट प्रेजेंट मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज 1 करोड़। और ये और चेंज होता रहता है। नितिन सिंघानिया की बुक में अगर आप देखोगे, अभी 5th एडिशन आने दो और कुछ अगर अपडेशन होगी तो मैं आपको बता दूंगा। अभी आप 1 करोड़ वाली बात को छोड़ो, ये थोड़ा सा एनसीईआरटी पुरानी हो जाती है लिखने में। आप 1950 को मान के चलो कि 1950 में ऐसी कोई इंडस्ट्री जिसकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 5 लाख रुपए हो, उसको हम कहेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो ऐसा माना जाता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं, एक तो वो ज़्यादा लेबर इंटेंसिव होती हैं, वहाँ पर मशीनरी वगैरह, हाईटेक कैपिटल गुड्स वगैरह तो होते नहीं हैं, उनको वर्करों की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है छोटे छोटे सामान वगैरह बनाने के लिए, तो वो लेबर को ज़्यादा यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री, यहाँ पर मशीन वगैरह यूज़ होती हैं। तो अब क्योंकि वो लेबर को ज़्यादा यूज़ करते हैं, दे आर लेबर इंटेंसिव, तो ये रोज़गार ज़्यादा जनरेट कर सकती हैं ऐसी इंडस्ट्रीज़। बट ये इंडस्ट्रीज़ बड़े बड़े इंडस्ट्रियल फर्म्स के साथ कम्पीट नहीं कर सकती हैं। ऑब्वियसली बात है, इनके पास रिसोर्सेज कम है, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ कम है, प्रोडक्शन इतनी लार्ज स्केल पर नहीं हो सकती है, जो जगह है काम करने की वो बहुत छोटी सी है। ठीक है, मतलब जो भी इन्होंने एक बिल्डिंग ले रखी होती है ऑपरेट करने के लिए, वो बड़े बड़े फर्म्स से कम्पीट नहीं कर सकते हैं। बट दीज इंडस्ट्रीज कैन नॉट कम्पीट विद द बिग इंडस्ट्रियल फर्म्स। इट इज़ ऑब्वियस दैट डेवलपमेंट ऑफ ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रिक्वायर्स देम टू बी शील्डेड फ्रॉम द लार्ज फर्म्स। यानी कि अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अगर डेवलप हो रही है तो ऐसा ना हो कि इकोनॉमी में एक प्रकार का, मतलब जानबूझकर तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली एक कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाए, जिसमें लार्जर फर्म्स जो हैं वो अपने रिसोर्स आउटफ्लो के माध्यम से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की नींव को पूरा का पूरा ध्वस्त करके रख दें, तहस नहस करके रख दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फॉर दिस पर्पस प्रोडक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वॉज रिजर्व फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो सरकार ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रोत्साहन देने के लिए और इनको बड़े बड़े फर्म्स, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ की कंपटीशन से बचाने के लिए सरकार ने एक रिजर्वेशन पॉलिसी चलाई। अब आप इसको पॉलिसी मत समझ लेना, लिख मत लेना ये वाला टर्म, मैं एक बात कह रहा हूँ आपको समझाने के लिए। रिजर्वेशन पॉलिसी चलाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए। अब वो रिजर्वेशन पॉलिसी किस फॉर्म में थी कि कुछ प्रोडक्ट जो है दे विल बी रिजर्व फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कि उनको सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले ही बना सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स को वो बिगर फर्म्स को अलाउड ही नहीं है वो प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, तो एक तो क्या हो गया, इनकी जो सेल है वो इंश्योर हो गई कि हाँ कुछ प्रोडक्ट्स की जो सेल है वो हमारे लिए ही सुनिश्चित है। फिक्स्ड सेल वॉज इंश्योर कुछ आर्टिकल्स की, कुछ गुड्स की। उसके बाद क्राइटेरिया ऑफ रिजर्वेशन, मतलब कौन से गुड्स रिजर्व होंगे जिसको सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही मतलब प्रोड्यूस कर सकती हैं, वही बेच सकती हैं। तो क्राइटेरिया ऑफ रिजर्वेशन बीइंग द एबिलिटी ऑफ दीज यूनिट्स, कि ये गुड्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। धीरे धीरे करके इनको प्रोत्साहन मिलेगा, ये रोजगार जनरेट करते हैं, लेबर इंटेंसिव हैं, तो क्यों ना वो वाले गुड्स सिर्फ इन्हीं के लिए रिजर्व करके रख दी जाए कि जिसको सिर्फ यही बेच सकें इकॉनमी के अंदर। बिगर फर्म्स हम जानते हैं, मतलब सरकार का पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता रहा हूँ, सरकार ने सोचा कि हम जानते हैं कि बिगर फर्म्स जो है वो बहुत जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बना लेंगे, बहुत मेजर आउटफ्लो कर लेंगे इकॉनमी के अंदर। ठीक है, बहुत ज़्यादा माल बेच लेंगे। ठीक है, सप्लाई बहुत ज़्यादा क्रिएट कर लेंगे, जितनी डिमांड क्रिएट नहीं होगी उससे ज़्यादा सप्लाई क्रिएट कर लेंगे, लेकिन फिर भी उसकी वजह से जो बेरोज़गारी की दिक्कत है वो दूर नहीं होने वाली। हमें बेरोज़गारी को दूर करना है, तो इसलिए हम कुछ गुड्स को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए ही रिजर्व करवा के रखवाना चाहते हैं। उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अगर कोई खोलने के लिए रेडी हो जाता था, उनको सरकार ने कंसेशन भी देना स्टार्ट करा, जैसे लोअर एक्साइज ड्यूटी, लोअर बैंक लोन्स बैंक लोन्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ब्याज की दरें कम रखकर ऐसी इंडस्ट्रीज़ को लोन मिलना स्टार्ट हुआ। तो धीरे धीरे करके सरकार, आप देख रहे हो कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट कर रही है। लेकिन यहाँ पर हम बिग फर्म्स की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर टारगेटेड सेक्टर की बात कर रहे हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी अच्छे से। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।